हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका तौकीर सर टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मैं आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स का 16 शॉर्ट क्वेश्चन लाया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप 1 2 4 बार 5 बार जितना भी बार देखना है देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि महज 16 क्वेश्चन को मैं 5 मिनट में कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि किसी धातु के कार्यफलन से क्या समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, यानी वर्क फंक्शन का डिफिनेशन मांग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी मिनिमम एनर्जी को ही वर्क फंक्शन कहा जाता है। यानी वह मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकल सके, ठीक है, बाहर निकल सके, उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई या डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है और कार्यफलन मेटल सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। इसे ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि देहली आवृत्ति क्या है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल सके होगा यहाँ पर, ठीक है, निकल सके, उसे देहली आवृत्ति कहा जाता है। फाई बराबर एच न्यू नट और फाई और एच आके यहाँ डिवाइड हो गया तो न्यू नट बचा, इसे न्यू नट को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फाई को वर्क फंक्शन और एच को प्लांक्स कांस्टेंट कहा जाता है। आई होप कि ये दोनों डिफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ की डिफिनेशन लिखा हुआ है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट को लिखने के लिए बोले थे इसलिए कई जगह मिस्टेक्स है तो मैं उसको सही कर रहा हूँ। HIGH, जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पर आपतित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसका खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। ठीक है, क्योंकि इसका अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका क्लियर मतलब कि ये क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सफल व्याख्या वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, इसीलिए इसका जो है फाइनल खोज, चूँकि हर्ज ने सर्वप्रथम इस एक्सपेरिमेंट को देखा था लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने 100% क्लियर किया था। इस घटना में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन एवं प्रवाहित करेंट को फोटो इलेक्ट्रिक करेंट कहा जाता है। फोटो है यहाँ पर, नॉट फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, वो चीज़ मिटा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स एवं प्रवाहित करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। आई होप कि ये तीसरा डिफिनेशन भी आप लोग का क्लियर है। चलो स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन हमारा कि परमाणु के बोर मॉडल की कमियों का उल्लेख करें। ठीक है, यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमी है उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहता है। तो निम्नलिखित कमियाँ हैं, सिर्फ 2 ही आपको लिखने के लिए कहेंगे। यहाँ पर मैं 3 पॉइंट लिखा हूँ कि यह 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के स्पेक्ट्रम का व्याख्या नहीं कर पाता है। यह थ्योरी जीमान इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट का व्याख्या नहीं कर पाता है। यह थ्योरी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का व्याख्या नहीं कर पाता है, वेव नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है। आई होप कि ये चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है बामर सीरीज का वर्णन करो। लाइमन सीरीज या बामर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब 3rd ऑर्बिट से 7th ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 2nd ऑर्बिट में जंप करता है, JUM जंप करता है, तो एक सीरीज का निर्माण होता है जिसे बामर सीरीज कहा जाता है। यह सीरीज विजिबल रीजन में बनता है, यानी दृश्य क्षेत्र में बनता है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/λ बराबर R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो N1 का मान जो है 1 होगा, जबकि N2 का मान, सॉरी स्टूडेंट्स, N2 का मान 2 होगा क्योंकि 2 में जंप करता है, और N2 बराबर 3, 4, 5, 6, 7 से लेके इन्फिनाइट होगा। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाफ लाइफ क्या है, अर्ध आयु क्या है। जितने समय में कोई रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसे हम लोग रेडियो एक्टिव कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने प्रारंभिक का शेष आधी रह जाती है उसे हाफ लाइफ कहते हैं। इसे टी हाफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो टी हाफ बराबर 0.693/λ होता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस
नाभिक का द्रव्यमान क्षति क्या है? तो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो न्यूक्लियस के से थोड़ा कम होता है। तो न्यूक्लियस किस किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियन से थोड़ा कम होता है, इस अंतर को मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है, जैसे कि आपके सामने डिफिनेशन है। तो मास डिफेक्ट बराबर मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो डेल एम बराबर जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम। एम हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस और ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को इंडिकेट्स करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि एक्सरे की दो विशेषताओं को लिखे। तो एक्सरे जो है वो लाइट की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, और दूसरा कि एक्सरे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की ओर डिफ्लेक्टेड नहीं होते हैं, यानी यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड यानी विक्षेपित नहीं होते हैं। आई होप कि 8वां नंबर क्वेश्चन भी क्लियर है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सके 2022 में इसको उठा सकता है कि मॉड्यूलेशन क्या है। इसी को हिंदी में मॉड्यूलन कहते हैं और इसके प्रकार को लिखे, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना सिग्नल को वाहक तरंगों, वाहक मतलब कि ढोने वाले को, ठीक है, तो जब सूचना को किसी कैरियर वेव्स पर अध्यारोपित किया जाता है तो उसे ही मॉड्यूलेशन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना सिग्नल को वाहक तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर अध्यारोपित किया जाता है मॉड्यूलेशन कहलाती है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, इसको हिंदी में कहा जाता है आयाम मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलन, ठीक है। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मॉड्यूलन, और तीसरा होता है फेज मॉड्यूलन यानी कला मॉड्यूलन, ठीक है। 3 प्रकार के याद रखोगे, हिंदी भी लिख दिए, इंग्लिश तो लिखा हुआ ही है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज मॉड्यूलन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 10 नंबर कि जेनर डायोड क्या है। यह विशेष रूप से निर्मित ऐसे पीएन जंक्शन जो बिना खराब हुए उत्क्रम भंजक पर निरंतर कार्य कर सके, ठीक है। यहाँ पर शायद आप लोगों को कुछ ये सके लिखा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, कर सके, उसे जेनर डायोड कहते हैं। इसका उपयोग दृष्टि वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चूँकि एक बच्चे लिखे हैं तो कई जगह थोड़ा सा हर्षाई का ध्रुवीकार में सब में मिस्टेक किया है, वो सब मैं यहाँ पर जो है ना आपको बता रहा हूँ, सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है जेनर डायोड का डिफिनेशन। चूँकि शॉर्ट 2 नंबर यह है और अभी समय भी नहीं है स्टूडेंट, जो आप काफ़ी डीप एंड डिटेल आपको बताएंगे, काफ़ी शॉर्टली मैं बता रहा हूँ ताकि आपका नंबर ना कटे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयन मंडल क्या है। पृथ्वी तल से लगभग 800 किलोमीटर से, पृथ्वी जो सरफेस, अर्थ सरफेस, सॉरी स्टूडेंट्स, पृथ्वी तल यानी अर्थ सरफेस से लगभग 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ वायुमंडल का शेष का क्षेत्र जो है वो आयन मंडल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का 12 नंबर की WW एवं फैक्स क्या है। तो WW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। पहले इसका पूरा नाम, एक लाइन ये लिखोगे कि इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब या वेबसाइट जो भी बोलो, ठीक है, होता है। इसी लाइन में पूरा नाम लिख दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। यह एक स्थिर तथा गतिशील वेब सरफेस युक्त रचना है जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों का सहभागी बनाया जाता है, यानी इसी के द्वारा है जो एक डेटा को दूसरे इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। फैक्स एक ऐसा डिवाइस है जो किसी चीज़ का फोटोकॉपी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे ही फैक्स कहा जाता है। इसका पूरा नाम फेसिमाइल टेलीग्राफी है। इसमें किसी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, बस यही लिख लोगे। बस इसमें फैक्स में क्या लिखना है मैं बोल देता हूँ, ठीक है, कि इसका पूरा नाम फेसिमाइल टेलीग्राफी है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेड क्या है। लेड का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक अग्र अभिनत पीएन जंक्शन डायोड होता है जो अग्र अभिनति के लिए प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, जिसे लेड कहते हैं। स्टूडेंट जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के सामने एकदम स्क्रीन पर है कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है। तो देखो 2 ही अंतर लिखना है, लेकिन मैं यहाँ 3-4 अंतर बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें पेंटावालेंट वाले एटम्स मिलाया जाता है एन टाइप में, और
पी टाइप में ट्राईवैलेंट वाले एटम्स को मिलाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें करंट का जो प्रवाह होता है एन टाइप में, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण होता है, और पी टाइप में जो करंट का प्रवाह होता है वो हॉल के गति के कारण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हॉल की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसमें यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है हॉल की अपेक्षा, और इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हॉल की अपेक्षा कम होती है। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हॉल होता है और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप कि ये 15 नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल को परिभाषित करें। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछ सकता है कि वैसा सर्किट जिसमें करंट एवं वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित होते रहता है उसे एनालॉग सर्किट कहा जाता है। ठीक है, आर है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करके लिखा हुआ है, वो नहीं समझ जाइएगा। तो इस प्रकार की घटना को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक डायग्राम है आप लोगों के सामने कि समय के साथ जो है करंट और वोल्टेज का मान कैसे कैसे चेंज होते रहता है। तो इस प्रकार के जो करंट या वोल्टेज होता है उसे एनालॉग करंट या ये कहा जाता है, और जो परिपथ है उसे एनालॉग सर्किट कहा जाता है। नेक्स्ट इसी में अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल। तो डिजिटल में करंट या वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, अर्थात करंट या वोल्टेज का 2 लेवल होता है, डिजिटल सर्किट कहा जाता है तथा इस प्रकार के घटना को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है, या इस प्रकार के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम है जिसमें 2 ये है, एक 0 है और एक 1 है। तो 0 जो है वो ऑफ को इंडिकेट्स करता है, जबकि 1 ऑन को इंडिकेट्स करता है। ठीक है, इसमें 2 ही स्तर होता है, एक 0 और एक। डैट मीन्स डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है और एनालॉग सर्किट जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर आधारित है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। और लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर, जो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है सब, कि रिडबर्ग नियतांक होगा स्टूडेंट, नियतांक होगा, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है, इसका मात्रक लिखे। तो 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ r एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, इसका मात्रक पर मीटर होता है, और r बराबर होता है 1.03 × 10⁷ पर मीटर। आई होप कि स्टूडेंट ये 16 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको बार बार 1-2 बार देख लीजिए। ये मॉडर्न फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बेस्ट ऑफ लक।